आज का ये मंगल का दिन पाकिस्तान की उलझी हुई सियासत के लिए बड़ा अहम है। आपको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नारा आप में से बहुत से लोग सुन चुके होंगे, अडयाला के बाहर 10,000। अब नारे बहुत लगते रहते हैं, लेकिन इस नारे की आज के दिन कराची के जलसे के बाद बड़ी गैर मामूली अहमियत है। ये नारा और आज के अगले जो 12 घंटे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब सुहेल आफरीदी साहब की सियासत के लिए और तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन पाकिस्तान के सरबराह जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब के वक़ार के लिए और उनकी सियासत के लिए जो अगले 12 घंटे हैं, बड़े अहम हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इनकी अहमियत अचानक इतनी बढ़ क्यों गई है। जहाँ ये सूरत हाल है, वहाँ पड़ोसी मुल्क, रादर पड़ोसी मुल्क ईरान और अमेरिका के दरमियान में सूरत हाल बहुत दिलचस्प रुख इख्तियार कर चुकी है। जहाँ लगता ये है कि ईरान की जो लीडरशिप है, उसने रूस की मदद से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक अजीबो-गरीब किस्म के शशोपंज में एक सूरत हाल में फंसा दिया है। एक तरफ उनके ऊपर इसराइल का दबाव है कि ईरान के ऊपर हमला करना है, दूसरी तरफ सूरत हाल ईरान ने ऐसी पैदा कर दी है जिसमें हमले का उनको मौका नहीं मिल रहा। ये सूरत हाल क्या है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा होगा। अब मूविंग टू द सिचुएशन अडयाला के बाहर 10,000। ये जो अगले 12 घंटे इस लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता मंगल को जब अलीमा और इमरान खान की बहनें नौरीन, उज़्मा वगैरह यहाँ पे मौजूद थीं और यहाँ से हटना नहीं चाहती थीं, तो महमूद खान अचकज़ई साहब ने उनसे ये वादा किया, उनको आके समझाया। उन्हें कहा कि यहाँ से अब आपको चले जाना चाहिए, इससे पहले कि दोबारा वाटर कैनन का सर्दी में इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कह रहे हैं, इन्होंने वादा किया है कि अगले हफ्ते मुलाकात करवा देंगे। वो अगला हफ्ते का मंगल जो है, वो आज 13 जनवरी को आ गया है। ये और बात है कि उस वक्त अचकज़ई साहब ने एक जुमला ये भी कहा कि एसएचओ साहब ने उन्हें ये कहा है कि मुलाकात करवा देंगे। अब एसएचओ साहब बेचारे ने सिर्फ उनको हटाने के लिए वहाँ से ये कह दिया था कि लोग तितर-बितर हो जाएँ, या एसएचओ साहब को कर्नल साहब ने ये कहा था, इसका आज फैसला जो है वो होना है। उस वक़्त मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने भी और महमूद खान अचकज़ई ने भी उस वक़्त एक जुमला कहा था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग यहाँ पे 10,000 लोग यहाँ पे अडयाला की जेल आ जाएँ, तो इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी। अब आप लोग जानते हैं कि इमरान खान से कई हफ्तों से उनके खानदान की मुलाकात नहीं हो सकी, कई महीनों से उनके बेटों की फ़ोन पे बात नहीं हो सकी, उनके सियासी रफ़्क़ाकार से, उनके वुकला से उनकी बात नहीं हो रही। मसलसल हर हफ्ते मंगल के दिन और जुमेरात का दिन जो है, जो अदालत ने रखा है, मुख्तलिफ बहाने करके इसको रखा दिया रहा था, तो बहाने भी नहीं किए जाते। हकीकत ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेशनल असेंबली के अंदर, पंजाब की असेंबली के अंदर इतने एमएनए, एमपीए हैं और खैबर पख्तूनख्वा से इतने एमएनए और इतने एमपी हैं कि हर एमएनए अगर अपने साथ सिर्फ 50 से 100 लोग ले आए, तो यहाँ 10,000 से बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो जाएंगे। साथ ही रावलपिंडी के शहर है अडयाला जेल के, जहाँ की आबादी कम से कम भी 50 लाख है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के गिरदोनवा में अंदाजन 1 करोड़ की आबादी है। बहुत ही शर्म की बात है कि अगर यहाँ पर आज 10,000 लोग जो हैं इकट्ठे ना हो सकें। लेकिन इसकी अहमियत इतनी क्यों बढ़ गई है? बहुत दफ़ा नारे लगते हैं, कम लोग आते हैं, कभी ज़्यादा लोग आते हैं, कभी बहुत कम लोग आते हैं। आज इसकी अहमियत क्यों इतनी बढ़ गई? इसकी अहमियत इसलिए बढ़ गई है कि कराची शहर के अंदर सुहेल आफरीदी साहब ने बाज़ार कायद के आगे पीछे बागे जना में जो जलसा किया, जो मैं समझता हूँ कि गैर मुतवक्को तौर पे बहुत कामयाब हुआ। कराची के लोग जो, हालांकि जलसे की कोई प्लानिंग नहीं थी, कराची पहुंचने से वो पहुंचे, जुमे के दिन तो उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया हुआ था, लेकिन कराची में इतना जोशो खरोश था और लोग इतने एक्साइटेड थे और इतनी बड़ी तादाद में घर से निकल के खानदानों के साथ, फैमिलीज के साथ लोगों ने जलसा गाह तक पहुंचे कि मैंने आपको बताया था कि जावेद चौधरी साहब ने भी कहा कि कम से कम जलसा गाह जो अंदर थी बागे जना, वहीं कम से कम 1 लाख लोग मौजूद थे। तो बहुत बड़ी लोग जो है मोबिलाइजेशन कराची के लोगों ने करके दिखाई। अब रावलपिंडी के लोगों के लिए, रावलपिंडी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पंजाब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी तरह सुहेल आफरीदी साहब के लिए और वो महमूद खान अचकज़ई साहब जिन्होंने अलीमा को ये कहा था कि चले जाएं यहाँ से, अब आपको चले जाना चाहिए और अगले हफ्ते यहाँ कहते हैं कि मुलाकात कर देंगे, इन सब के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। कराची के बाद ये चैलेंज इसलिए बढ़ गया है कि एक उम्मीद, एक एक्सपेक्टेशन लोगों को लगी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज कर रही है, उसमें एक जान पड़ रही है, उसके अंदर एक नई जिंदगी का आगाज है। अगर कराची के अगले 24, 36, 48 घंटों के बाद रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुनासिब स्टैंड ना ले सके, इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकात ना कर सके, ना करा सके, और मैं कहता हूं कि एक मुलाकात ना भी हो, अगर यहाँ पे हजारों लोग इकट्ठे हो जाएं, यहाँ पे लोग आएं, अपना वलवला शो करें, अपना इत्तेहाद शो करें, मैं तो उम्मीद करता हूं कि सुहेल आफरीदी साहब को यहाँ पहुंचना चाहिए। पता नहीं अब वो यहाँ पे आते हैं या उनके कैबिनेट के, उनके मिनिस्टर्स यहाँ पे आते हैं, लेकिन ये दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर कराची के बाद यहाँ तहरीक इंसाफ ने अहम स्टैंड ना लिया, तो जो उम्मीद की लहर उन्होंने जनरेट की है कराची से, जो उन्होंने एक स्ट्रीट मूवमेंट का तासुर दिया है, वो सारा का सारा तासुर जो है वो ठुस हो जाएगा, वो फुस हो जाएगा। अच्छा, अब सुहेल आफरीदी साहब जो है, वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि उनके लिए चैलेंज है। जहां सुहेल आफरीदी के लिए, महमूद खान अचकज़ई के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, वहां जनाब मरियम नवाज साहिबा की जो हुकूमत है पंजाब की, उसके लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। ये खबरें आप मुसलसल सुन रहे होंगे कि जब से कराची का जलसा हुआ या कराची की मोबिलाइजेशन सामने आई है, तो पंजाब हुकूमत और पीएमएल के जो मिनिस्टर्स हैं फेडरल गवर्नमेंट में, वो मसलसल सुहेल आफरीदी साहब पे उन्होंने अपनी बंदूकें या तोपें जो है वो उन्होंने, उनका रुख जो है वो सुहेल आफरीदी की तरफ किया हुआ है, और मसलसल बाकायदा पंजाब फोरेंसिक लैब की मदद से ये साबित किया जा रहा है कि सुहेल आफरीदी साहब कोई दहशतगर्द हैं। और 9 मई की दहशतगर्दी के वाकया जिसमें कभी सुहेल आफरीदी की एफआईआर नहीं कटी थी, वो एक एफआईआर काटने की मुताबिक कोशिश की जा रही है। तो सुहेल आफरीदी को उन्होंने ऑलरेडी टारगेट किया हुआ है। सुहेल आफरीदी जो है अंडर द सर्कमस्टेंसेस अडयाला जेल आज पहुंचते हैं अपने लोगों के साथ, या अपने लोगों को बहुत बड़ी तादाद में वहां पे भेजते हैं, कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लिटमस टेस्ट का सवाल होगा। और आफरीदी साहब हैं कहां पे? जब आखिरी उनकी इत्तलात आई है तो वो सोमवार का जो दिन है, वहाँ उन्होंने कराची के अंदर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से उन्होंने खिताब किया, अपना तमाम केस उन्होंने इमरान खान के हवाले से वहाँ सामने रखा। और उसके बाद उनकी आखिरी जो वीडियो अब से थोड़ी देर पहले मैंने 1-2 घंटे पहले देखी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूट्यूब चैनल में, जिसमें वो कराची के एयरपोर्ट पे खचाखच भरा हुआ था, वहाँ पे खड़े होना मुमकिन नहीं था। वहाँ से जो पैरामिलिट्री जो पुलिस है उसके हसार में से वो लोगों के अंदर थे, और वहाँ से उन्होंने अपनी फ्लाइट ली इस्लामाबाद के लिए। अब इस्लामाबाद की फ्लाइट के बाद क्या वो वहाँ से पेशावर चले गए, या वो इस्लामाबाद में ठहर गए, या अगर पेशावर चले गए हैं वहाँ से वापस आएंगे, ये वो चीज़ है जिसका अगले 12 घंटे में हमें पता चलना है। एक थ्योरी जो मसलसल चल रही है, जिसको पीएमएलएन के एंकर पर्सन मीडिया के लोग बहुत ज़्यादा उसको
फ़रोग़ दे रहे हैं, वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पे दबाव डाला जा रहा है, उनको वार्न कर दिया गया है कि अगले चंद हफ्तों या महीनों में आपकी परफॉर्मेंस अगर ठीक नहीं होगी, तो आपको हटाया जा सकता है, फिर कोई नया एक मैजिकल किस्म का वंडर बॉय जो है यहाँ पे लाया जा सकता है। कुछ लोग इसमें यकीन करते हैं, कुछ लोग इस अफ़वाह में यकीन नहीं भी करते। ज़हन में ये भी रखिए कि 10 अप्रैल 2026 को शहबाज शरीफ साहब को मतवातर छोटे से वक्फे के अलावा मतवातर रूल करते हुए उनको 4 बरस हो जाएंगे। यानी इमरान खान को तो 4 बरस नहीं मिले थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत 4 बरस की जो है वो हो जाएगी। लेकिन अगर ये थ्योरी ठीक है और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जनरल आसिम मुनीर की टीम जो है वो शहबाज शरीफ और पीएमएलएन पे दबाव बढ़ा रही है किसी वजह से, तो फिर आज कम से कम उनको मुलाकात करवा देनी चाहिए। बिकॉज अगर मुलाकात होगी इमरान खान के साथ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इकट्ठे होने का मौका दिया जाएगा अडयाला जेल के बाहर, तो इससे पीएमएलएन के ऊपर और मोहतरमा मरियम नवाज की जो घबराई हुई हुकूमत है उस पर और ज्यादा दबाव जो है वो बढ़ेगा। अब एक और इंटरेस्टिंग खबर की तरफ चलता हूँ। उस खबर का ताल्लुक है जनाब साद रिजवी साहब से, अरस रिजवी साहब से, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिसे अब कलअदम करार दे दिया गया है, जो डिफरेंट है, उसकी लीडर्स के साथ है। पाकिस्तान के अखबारों में एक खबर लगी है बहुत बड़ी, और खबर ये लगी है कि पाकिस्तान की एजेंसीज और हुकूमतें, पंजाब हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट ने आपस में सलाह मशवरा करके मुख्तलिफ नेम्ड एंड अननेम्ड ऑफिशियल्स को कोट करते हुए डॉन में और अखबारों में खबर लगी है कि साद रिजवी और अनस रिजवी जो है वो हुकूमत और एजेंसीज के पास नहीं है, वो कहीं छुपे हुए हैं, वो आज़ाद कश्मीर की पहाड़ियों में। इसका बैकग्राउंड क्यों अचानक की खबर उनको लगवानी पड़ गई? खबर इसलिए लगवानी पड़ गई कि चंद दिन पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो डिफरेंट था उसने एक स्टेटमेंट इशू कर दी। उन्होंने कहा कि साद रिजवी और अनस रिजवी जो है वो पाकिस्तान की एजेंसीज, और जब एजेंसीज कहा जाता है तो उसका मकसद ये होता है कि आईएसआई की वो डिटेंशन में और आईएसआई के पास है। अब उस पर 2-3 दिन में ये जवाब इकट्ठा किया गया जिसमें पंजाब हुकूमत के ऑफिशियल्स, वफाकी हुकूमत के ऑफिशियल्स को कोट करते हुए उनसे बात करके कहते हैं कि किसी भी एजेंसी के पास, आईएसआई, एमआई, किसी भी एफआईए, किसी भी एजेंसी के पास साद रिजवी, अनस रिजवी नहीं है। और उनको कयास ये है कि साद रिजवी और अनस रिजवी जो हैं वो पंजाब से आज़ाद कश्मीर फरार हो चुके हैं और आज़ाद कश्मीर की पहाड़ियों में उन्होंने पनाह ली है। ये सवाल पूछा गया कि क्या वजह है कि इतने महीने गुजर गए तो पाकिस्तान की एजेंसीज जो हैं वो उनको आज़ाद कश्मीर से दरामद या बरामद या बर्याफ्त जो है वो क्यों ना कर सकें, डिस्कवर क्यों ना कर सकें। तो उसका जवाब जो है वो सरकारी ऑफिशियल ये देते हैं कि साद रिजवी और अनस रिजवी जो हैं उन्होंने अपने फ़ोन जो है वो बंद किए हुए हैं, जिस वजह से उनकी कोई ट्रैकिंग या ट्रेसिंग जो है वो नहीं हो रही। ये इतनी बोगस एक्सप्लेनेशन है आज़ाद कश्मीर वाली। आज़ाद कश्मीर का टोटल रकबा जो है वो सिर्फ 5000 मील है, और ये 5000 मील जो है ये पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका है जिसके ऊपर पाकिस्तान की फौजी इदारे और आईएसआई को चप्पे चप्पे के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। उसकी वजह यह है कि ये एक सेंसिटिव एरिया है। उनको हमेशा ये फिक्र रहती है कि हिंदुस्तान यहाँ पर अपनी जासूसी का जाल ना बिछा दे, यहाँ पे कोई हिंदुस्तान जो है वो तखरीबी कार्रवाई ना करते, यहाँ पे हिंदुस्तान जो है वो कश्मीर का कोई और ग्रुप खड़ा करके यहाँ पर कोई डिफरेंट किस्म का सियासी नारा ना खड़ा कर दे। इसलिए यहाँ पर इसके चप्पे चप्पे के ऊपर नजर रखी जाती है। जो महाराजा रंजीत सिंह का ओरिजिनल महाराजा रंजीत सिंह का कश्मीर था जिसकी 84,000 स्क्वायर माइल का इलाका था, उसमें से तकरीबन 84,000 जो थे, 84,000 या 85,000, उसमें से सिर्फ 44,000 या 45,000 जो है वो मेरा ख्याल है हिंदुस्तान के पास है, और बाकी जो नहीं, उनके पास कोई 50,000 है, 50-55,000 उनके पास है, और 30,000 स्क्वायर माइल से ज्यादा का इलाका पाकिस्तान के पास है, जिसमें से आजाद कश्मीर को गिलगित बल्तिस्तान से अलग कर दिया गया है, और गिलगित बल्तिस्तान के 26,000 अलग कर दिए गए हैं, और आजाद कश्मीर के सिर्फ 5,000 इलाका जो है वो पाया जाता है। ये 5,000 का जो इलाका है इस पे इतना कंट्रोल है कि ये कहना कि साद रिजवी वहाँ पे छुपे में मिल नहीं रहे, ये बिल्कुल बोगस एक्सप्लेनेशन है। और इसके बारे में एजुकेटेड गेस्ट जो है वो यही हो सकता है कि एजुकेटेड गेस्ट यही हो सकता है कि ये एजेंसीज के पास ही होंगे और जब मुनासिब मौका आएगा तब इनको निकाला जाए। ऑफिशियल्स का कहना यह है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एफआईआर है, इसलिए वो डरे हुए हैं, और एफआईआर भी इतनी मज़ाका खेज हैं, लगता है पाकिस्तान एफआईआर की फैक्ट्री है। और कहते हैं कि शेखुपुरा में दोनों भाइयों के ऊपर 44 एफआईआर जो है वो शेखुपुरा में है, और कोई 11 एफआईआर जो है लाहौर में काटी गई हैं, और बड़ी वो मुश्किल के अंदर है। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, ये तो बात हो गई पाकिस्तान के हवाले से। इस वक्त रॉयटर्स एजेंसी में और भी बहुत से अखबारों में खबर लगी है कि पाकिस्तान का अब इंडोनेशिया के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान कोई 40 के करीब JF-17 तैयारी जो है वो इंडोनेशिया को देगा। ये जो स्टोरी लगाई गई है रॉयटर्स के अंदर, जो रॉयटर्स को दी गई है, इसमें ये भी हमें पता चलता है बहुत से सोर्सेज से कि इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर की पाकिस्तान के एयरफोर्स के जो चीफ हैं जनाब सिद्धू साहब, उनसे मुलाकात हुई है, और इंडोनेशिया के जो डिफेंस चीफ हैं उनके फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। और इसमें कुछ नेम सोर्सेज हैं, कुछ अननेम्ड सोर्सेज हैं जिनसे खबर लगाई गई है, और ये कोई टाइमलाइन नहीं है कि तैयारी कितने अरसे में दिए जाएंगे। इस सारी की सारी स्टोरी में जो मसलसल छप रही है इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको कुछ स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहता हूँ। एक स्टोरी पहले आई कि पाकिस्तान लिबियन नेशनल आर्मी को मिलिट्री कॉपरेशन देगा, उनको भी पता नहीं JF-17 देगा या क्या देगा, फिर उसको बहुत सी ट्रेनिंग वगैरह देगा, इक्विपमेंट देगा। फिर आपने सुना कि एक खबर अब से 1-2 दिन पहले आई है कि पाकिस्तान जो है वो सूडान की जो एयरफोर्स है, सूडानीज जो आर्म फोर्सेस है SAF, उनको भी डिफेंस कॉम्पैक्ट ट्रेनिंग देगा, बहुत चीजें देगा, उनको भी F-16 JF-17 की तैयारी देगा। फिर आप ये सुन चुके होंगे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि जो $2 बिलियन का उनका कर्जा था उसे JF-17 की तैयारों के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, फिर इसी हफ्ते इसी महीने जो है जनवरी में ये खबर आई कि बांग्लादेश के साथ उनके डिफेंस चीफ और हमारे एयर चीफ की मुलाकात हुई है, और बांग्लादेश भी पाकिस्तान के JF-17 तैयारों के अंदर इंटरेस्टेड है। अभी स्ट्रेटकॉम का जो एक इदारा है पाकिस्तान की डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट का, उसकी एक खबर मसलसल चलाई जा रही है, प्रोमोटेड खबर है। अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने बहुत ये सीख लिया है कि कैसे जो रीजनल किस्म की पब्लिकेशन है, स्ट्रेटकॉम तो खैर इनकी अपनी है, स्ट्रेटफोर या स्ट्रेटफॉर्म इनकी अपनी है, लेकिन इन्होंने ये सीख लिया है कि अल जजीरा के अंदर खबरें कैसे लगवानी है, रॉयटर्स के अंदर खबरें कैसे लगवानी है, अरब न्यूज़ में खबरें कैसे लगवानी है, और जाहिर है खबरें फीड करते हैं तो फिर हिंदुस्तान के अखबार भी सेंसेशनलिज्म की खबरों को उठा लेते हैं। तो वहाँ पर अब लिबिया की खबर भी लग गई है, सूडान की खबर भी लग गई है, सऊदी अरब की खबर भी लग गई है, अब उसके अंदर बांग्लादेश की खबर भी लग गई है, उसके अंदर इंडोनेशिया की खबर भी लग गई। अब जरा ये अंदाजा लगाएं, कहीं 40 तैयारों की बात हो रही है, कहीं 25 तैयारों की बात हो रही है। प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है पाकिस्तान की? प्रोडक्शन कैपेसिटी है कि 2015-16 में पाकिस्तान सिर्फ 16 JF तैयारे जो है वो साल में प्रोड्यूस करता था। अब ये क्लेम किया जाता है कि 20 तैयारे कोई कुछ साल पहले तक वो प्रोड्यूस करता था। अब ये थ्योरेटिकली कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का जो एवियोनिक्स का जो भी इंडस्ट्री है वो 25 तैयारे साल में JF-17 पैदा कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है चीन की मदद से।
और इसमें से 58% इसकी मैन्युफैक्चरिंग के जो भी होते हैं पार्ट्स वो पाकिस्तान के पास होते हैं, पाकिस्तान उसमें कंट्रीब्यूट करता है, और 42% जो है इसमें चाइना जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। फाइनल असेंबली इसकी पाकिस्तान के अंदर होती है। ये सब कुछ बहुत ही इंप्रेसिव लगता है, लेकिन ये प्रॉब्लम उसमें खड़ा होता है जब आपको ये पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर जो कार के प्लांट लगे हुए हैं, जापानीज, सुजुकी, होंडा, टोयोटा वोटा सारे जितने भी लगे हैं, कि सारे सिर्फ कारें अपने 30 से 40 साल के बाद सिर्फ कारें असेंबल करते हैं, और इनके जो इंजन है वो CKD कंडीशन के अंदर जापान से आते हैं। इसी तरह की जो JF-17 है, इसका भी इंजन जो है ये ना पाकिस्तान बनाता है ना चीन बनाता है। इसका इंजन एक रशियन किस्म का है मेरा ख्याल है, और वो भी अभी तक शायद रशिया से ही वो इंजन जो है वो चीन को मिलता है, आगे पाकिस्तान को मिलता है। इससे आप ये अंदाजा लगाएं कि जो स्टोरीज पुश की जा रही हैं इसमें रियलिटी कितनी है और इसके अंदर फिक्शन कितनी है। इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस पूरे आइडिया को कि पाकिस्तान डिफेंस इक्विपमेंट बेचेगा, और स्ट्रैटकॉम वगैरह की जो स्टोरी लगाई गई है वो तो ये लगाई गई है कि लीबिया, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, अजरबैजान, कुर्दिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, पता नहीं कौन कौन से दुनिया के जो मुल्क हैं थर्ड वर्ल्ड के, वो सारे के सारे JF-17 की तैयारों के अंदर इंटरेस्टेड हो गए। इसमें क्लियरली कुछ होंगे डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है कि बातचीत हुई होगी, एक जबानी बातचीत हुई है। कहीं पर भी आपको कोई एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट का नहीं पता चल रहा कि क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है पाकिस्तान सऊदी अरब का, पाकिस्तान इंडोनेशिया का, पाकिस्तान बांग्लादेश का, पाकिस्तान सूडान का, पाकिस्तान लिबियन नेशनल आर्मी का कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है। तो इसमें आपको एक मार्केटिंग का एलिमेंट जो है बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। हकीकत इसकी क्या है वो तब आपको पता चलेगा जब पाकिस्तान JF-17 किसी को अगले 1 साल या 2 साल में बना के उनको देगा। इसमें एक और भी एलिमेंट है सोचने वाला। वो एलिमेंट ये है कि जो पाकिस्तान को अपनी मैन्युफैक्चरिंग असेंबली करनी है JF-17 की, उसकी पाकिस्तान को खुद इसलिए जरूरत है कि उसके जो अपने एजिंग तैयारे होते हैं उनको भी रिप्लेस करना है, उनकी जगह नए तैयारे भी लेकर आने हैं। तो अपने भी तैयारे रिप्लेस करने हैं, सऊदी अरब को भी देने हैं, सूडान को भी देने हैं, लिबिया को भी देने हैं, बांग्लादेश को भी देने हैं, इंडोनेशिया को भी देने हैं। आपको अंदाजा लगा लें कि इसमें कितनी एक हकीकत जो है इस पूरी खबर के अंदर है। अब आए ईरान वाली सूरत हाल के अंदर जो खासी इंटरेस्टिंग है। अब से चंद घंटे पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया कि उन्होंने फौरी तौर पर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किया है, और ईरान के जितने भी ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, जो अमेरिका के भी ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, वो उनके ऊपर फौरी तौर पर 25% की इजाफी ट्रेड ड्यूटी लगाई जा रही है अगर वो ईरान के साथ ट्रेड करेंगे। देखने में बड़ा ताकतवर ये लगता है। मेन ट्रेड पार्टनर्स कौन से हैं? ईरान के मेन ट्रेड पार्टनर्स में चीन है, मुत्तहिदा अरब इमारात है, उसमें बेसिकली दुबई के जरिए ईरान का ट्रेड होता है, उसमें तुर्की है और उसमें इराक है। 4 तो ये मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। लेकिन इसके अलावा जो सेकेंडरी पार्टनर्स हैं, ट्रेडिंग पार्टनर्स ईरान के, उसमें जर्मनी है, उसके अंदर हिंदुस्तान है और उसके अंदर रशिया है। इनमें से किसी ने और स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन चीन ने बड़ी सख्त इसमें स्टेटमेंट दी है, और चीन का कहना है कि दिस इज अ बोगस यूनिलैटरल ट्रेड सैंक्शन, और वो इसको बिल्कुल मानने से इनकार करता है। इसकी कोई सेंस नहीं है और इससे दुनिया का ट्रेड जो है वो खराब होता है। मतलब ये है कि अगर इस तरह का कोई ट्रेड लगाया गया वाकई 25% ड्यूटी जो कह दी गई है, तो चीन भी फिर उसके जवाब में 25% ड्यूटी लगाएगा। अब ईरान को मुश्किल में डालने के लिए क्या अमेरिका जैसे बहुत मुश्किल से अपने ट्रेड के मामला चीन के साथ ठीक किए हैं, अभी तक हिंदुस्तान से तो ठीक नहीं हो सके, तो क्या हिंदुस्तान और चीन के साथ मतलब ट्रेड का मजीद झगड़ा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे पिकअप करना चाहते हैं? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सवाल। असल में क्या हो रहा है जो मुझे समझ आई, असल में हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ज़ायनिस्ट लॉबी का बड़ा सख्त और शदीद किस्म का प्रेशर है कि ईरान के अंदर जो एक इंसर्जेंसी की कैफियत है या एक वहाँ पे हुकूमत के खिलाफ मूवमेंट चल रही है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक्स करे, एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाए, नेवल एसेट का इस्तेमाल किया जाए वगैरह वगैरह। और अमेरिका के सदर जो है वो तजब्जुब का शिकार है कि करना है कि नहीं करना। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि दिसंबर के आखिर में जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर की अमेरिका के सदर के साथ मुलाकात हुई है, उसमें भी समझ आती है कि प्रिंसिपल एजेंडा ये था, लेकिन उसके रास्ते में रुकावटें हायल होती चली जा रही हैं। एक रुकावट तो ये हायल हो गई है कि गुज़िश्ता 24-36 घंटों में ईरान की हुकूमत ने मंडे का जो दिन है उसकी रात है, उसमें पहले के मुकाबले में जो प्रोटेस्ट मूवमेंट्स हो रही हैं, जो प्रोटेस्ट हो रही हैं, एहतजाज हो रहा है, उस पर उन्होंने बहुत बेहतर कंट्रोल हासिल कर लिया है। जब 2 दिन पहले उन्होंने इंटरनेट पूरा बंद कर दिया, और फिर उन्होंने इलॉन मस्क का स्टारलिंक जो है उसको रशिया का उन्होंने कोई नया टूल इस्तेमाल किया, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, उसको भी उन्होंने बंद कर दिया। इसलिए मैंने शुरू में आपको कहा था कि रूस की मदद से ईरान की जो लीडरशिप है उसने अमेरिका को खासी मुश्किल में डाल दिया। अब सिग्नली साथ ही ईरान ने क्या किया, खाली ये चीज़ ईरान ने नहीं की, ईरान ने इसके साथ ये सिग्नल किया है कि वो अमेरिका से हर किस्म की बातचीत करने के लिए तैयार है, हर किस्म का मसला हल करना चाहते हैं। और मसला बुनियादी तौर पे एक बार फिर न्यूक्लियर का है, बिकॉज एक बार फिर अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान अपने न्यूक्लियर सिस्टम जो है, न्यूक्लियर वेपन्स द्वारा बनाने की कोशिश कर रहा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम को उसने रेनोवेट कर दिया, उसके हवाले से ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत जो है एग्जिस्ट नहीं करती। अब ईरान इंडिकेट कर रहा है कि हम बात करने के लिए तैयार है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह कहा है कि अब्बास अरक्ची जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और स्टीव विटकॉफ जो डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट के एनवॉय हैं, वो आपस में मसलसल राब्ते में है और बातचीत हो सकती है। साथ ही ईरान ये कह रहा है कि हम जंग करना नहीं चाहते, लेकिन हर किस्म की जंग करने के लिए तैयार है। इशारा कहिए कि हम इसराइल से दोबारा लड़ने के लिए जो है वो तैयार है। और ईरान के फॉरेन ऑफिस ने एक और कार्रवाई ये की कि उन्होंने गुज़िश्ता 24 घंटे में यूरोप के 4 बड़े जो की ममालिक हैं, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स को, एम्बेसडर्स को उन्होंने बुलाया फॉरेन ऑफिस में, और वहाँ एक बहुत बड़ी स्क्रीन पे उनको ये दिखाया कि ये मुजाहिरीन और प्रोटेस्टर्स जिनको पुरअमन कहा जा रहा है, कि किस तरह से ईरान के अंदर पेट्रोल बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आतशी असले का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिक्योरिटी वालों पर भी हमला कर रहे हैं और प्राइवेट गाड़ियों को भी मसलसल ये आग लगा रहे हैं। और ईरान का कहना यह है कि ये बाहर से भेजे गए इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, और ये सारे के सारे जो है ये इसराइल जो है उसने ईरान के अंदर ये दाखिल करवाया। अब ये पता नहीं सही है या नहीं है, क्योंकि ईरान के अंदर भी मुजाहिरीन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और ईरान की हुकूमत ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया हुआ है ईरान के लोगों के ऊपर, अपनी जो ऑपोजिशन है। लेकिन ईरान ने एक और भी चीज़ की है, उन्होंने चीज़ ये की है कि आयतुल्लाह अली खामेनी की इंस्ट्रक्शंस पे गुज़िश्ता 24 घंटों में ईरान के बड़े बड़े शहरों के अंदर जो रजीम के सपोर्टर्स हैं उन्होंने भी बहुत बड़ी बड़ी रैलीज और जुलूस और जलसे निकाले हैं, जिसकी वजह से जो प्रोटेस्ट का एलिमेंट है वो किसी हद तक आपको जाहिर होता हुआ नजर आता है। अब इन सारी चीज़ों का नेट इफेक्ट क्या है? नेट इफेक्ट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने एयर स्ट्राइक्स करनी थी इसराइल के प्रेशर में, उन्होंने ट्रेड सैंक्शंस लगा दी हैं, और ये ट्रेड सैंक्शंस कुछ इतनी क्वेश्चनेबल किस्म की हैं चीन के ऊपर, बाकी सब के ऊपर और हिंदुस्तान के ऊपर, कि शायद इफेक्टिव ना हो सकें, बिकॉज बहुत सा मसला पड़ जाएगा। लेकिन उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने था ना कि मैंने कोई मीनिंगफुल स्टेप उठाने हैं, तो उन्होंने एक
भ्रम रखने के लिए, सर से उतारने के लिए मुझे समझ आती है कि एक स्टेप उन्होंने ये उठाया है और असल जो चीज़ उनसे इसराइल तवक्को करता था कि मिलिट्री स्ट्राइक की जाएँगी, वो मिलिट्री स्ट्राइक्स नहीं कर रहे। तो प्राइमा फेसाई अब तक बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, प्राइमा फेसाई अभी तक की सूरत-हाल को देख के ऐसा लगता है कि स्ट्राइक्स अमेरिका जो है वो इसराइल पे नहीं करेगा और अमेरिका में एक कन्फ्यूजन जो है वो पैदा हो चुकी है। एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाहता हूँ, जब मैं पाकिस्तान में था, तमाम पाकिस्तानियों की तरह मैं एक बड़ी ब्लैक एंड व्हाइट किस्म की दुनिया देखा करता था। वो दुनिया इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। ईरान की जो इस्लामिक रजीम है, आयतुल्लाह अली ख़amenei, ये भी कोई दूध से नहाए हुए नहीं है। आप इससे अंदाज़ा लगाएँ कि आयतुल्लाह अली ख़amenei 1989 से इमाम ख़ुमैनी की रहलत के बाद से ये वहाँ पे बरकरार हैं, तो 36 बरस इनको हो चुके हैं और पावर एब्सोल्यूट जब भी होती है वो आपको करप्ट कर देती है। इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि आपकी दाढ़ी है और आप कितनी नमाज़ें पढ़ते हैं और आप देखने में कितने बारिश लगते हैं और कितने अच्छे लगते हैं। जब भी आप बहुत देर तक पावर में बैठते हैं, तो जो हम तक इत्तलात मुझे पहुँचती हैं वो ये कि जो भी सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया है ईरान के अंदर, वो ज़ालिमाना भी है, वो बेरहम है और उसमें करप्शन भी बहुत ज़्यादा है और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके पास भी जेन्युइन कॉज़ है। ये प्रोटेस्टर्स इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि वो इसराइल के हाथ में खेलने को तैयार हैं और इसराइल ज़ाहिर है कि वो कोई इनकी हमदर्दी में नहीं कर रहा। इसराइल का गोल ये है कि वो ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर कब्जा कर ले। यानी वो ईरान, अगर इस खत्ते में कोई तहज़ीब ऐसी है जो सबसे ज़्यादा मैजेस्टिक है, सबसे इंप्रेसिव है, तो वो ईरान है। किसी और जगह की वो तारीख नहीं है जो ईरान की तारीख है। और वो इसराइल प्यूनी स्टेट, 9000 स्क्वायर मील की प्यूनी स्टेट की कोशिश है कि हम पहले डिस्प्लेस कर चुके हैं पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ को। जॉर्डन पे भी उनको बहुत एक सॉफ्ट स्टेट है, लेबनान है, सीरिया है, अब अपनी उनकी मर्जी की हुकूमत बैठाई हुई है, इराक है। अब वो चाहते ये हैं कि वो ईरान को भी, उसकी भी पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर लें। ये इस वक्त यहाँ पर एक झगड़ा हो रहा है जिसमें अमेरिका के सदर जो है वो फंसे हुए हैं। बाकी मैंने आपको शुरू में जो रिक्वेस्ट की थी कि कमेंट सेक्शन के ऊपर मैं जो ट्वीट्स वगैरह दे रहा हूँ उसको रीट्वीट कर दीजिए और व्हाट्सएप चैनल जो है उसको ज्वाइन करने की कोशिश करें। अगर नहीं हो सकता ज्वाइन, तो मुझे बताएं कि क्या उसके रास्ते में मसला है। अभी नहीं, फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।